तो सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। हम कदम संस्था के कदम दृष्टि के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आज यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, कदम संस्था के बारे में कुछ बोलने से पहले, इनके संस्थापक के बारे में बोलने से पहले, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब आप सोचते हैं, आपको लगता है कि आपको अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के अलावा समाज के लिए भी कुछ करना है, समाज को भी कुछ देना है, तब आपको एक ऐसे संस्था से परिचय आपका होता है जो आपके मन में चल रहे जितने सामाजिक सरोकार हैं, जितने मन में आपके चल रही चीजें होती हैं कि आप किस प्रकार से समाज को दे सकते हैं, तब आपका परिचय एक ऐसी संस्था से होता है जो आपके मन की समस्त विचारों को एक लक्ष्य प्रदान करता है, एक डेस्टिनेशन प्रदान करता है। उसी कड़ी में आज कदम दृष्टि का ये पहला एपिसोड। बहुत स्वागत है कदम संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री योगेश गनौरे जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये समझ लीजिए कि हमें या हमारे व्यूअर्स को कदम और आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आप इसका परिचय किस प्रकार से देना शुरू करते हैं, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, उसका हमको विस्तृत डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। और क्योंकि आप ही कदम संस्था के सदस्य और आपने ये सोचा कि कदम दृष्टि के माध्यम से कदम की बातों को दुनिया में ले जाना है, तो ये आपका सोच है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह सुबह जो भी कर रहे हैं, अभी लगातार कर रहे हैं। हाँ, मगर इतना जरूर है कि हमें ये अच्छी बात है, पूरी दुनिया में उतनी तेजी से नहीं ले जा सके जितनी तेजी से हमें ले जाना चाहिए। तो ये जो आपका प्रयास जो आपने शुरू किया है, वो बहुत स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस माध्यम से भी पूरी दुनिया में शीघ्रता, क्योंकि अच्छी चीजों को भी लोगों तक जाना चाहिए। तो हमारे धीमेपन पे तो हमको विजय पानी है। कदम संस्था में एक या लोग हमसे, हमारे ही मेंबर्स कहते रहते हैं कि आप लोग बहुत धीमे चलते हैं, बहुत धीमी गति से काम करते हैं। तो धीमेपन पे विजय पाना है, किसी फिलोसोफर ने ये कहा, लेकिन मैंने उसमें एक चीज और बोल दी है कि धीमेपन पे विजय तो पाना है, लेकिन जायज तरीकों से पाना, कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाना है। जवाब देने का सर नजरिया ही बड़ा दिलचस्प होता है। तो इससे पहले कि सर हम सब लोग कदम के बारे में जाने, हम सब लोगों के मन में योगेश गनौरे के जानने का बड़ा उत्सुकता है। ये आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, ये कदम रूपी क्रांति का बीज आपके मन में कैसे पनपा, ये सारी चीजें हम आपको जाने। हाँ, ये सब चीजें तो है। बहुत बचपन से ही साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य इस तरह का पढ़ा जाकर, खासकर दुनिया का पूरा साहित्य, तो पढ़ने का बहुत शौक रहा है मुझे। और मुंशी प्रेमचंद जी से मैंने पढ़ना शुरू किया था। इसके बाद तमाम राइटर्स, खासकर उस समय जो कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत सारे राइटर्स थे, रशियन राइटर्स जितने थे, ये सब हमें मिल जाया करते थे, सहज उपलब्ध हुआ करते थे हम लोगों के लिए, हमें ला के दिए जाते थे। तो ये सब हम लोगों ने पढ़े, काफी कुछ पढ़ा हमने। तो पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आपके समाज को समझना, समाज की विसंगतियों को समझना, फिर अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित या समाज के लिए कुछ कर सके, व्यक्तिगत रूप से जीवन में समाज के लिए जीवन, ऐसे पढ़ने से बहुत सी चीजें आती हैं। तो वो मैंने काफी कुछ पढ़ा। तो पढ़ते मुझे ऐसा लगा था कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। व्यक्ति के रूप में अगर आपने यहाँ जन्म लिया है, तो ज्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं आप अपने सीमित साधनों में भी, तो ऐसा विचार बनता है। इसलिए मैंने हमेशा लोगों से कहा कि आप पढ़ें जरूर, पढ़ना बेहद जरूरी है। पढ़ने से आपके जीवन में निखार आता है और समाज किस तरह का, ये समझने का भी मौका आपको मिलता है। तो ये हमने लगातार पढ़ते रहते। तो चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वो मजदूरों का लगभग हमारा फैक्ट्रीज ज्यादा है, जबलपुर शहर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ज्यादा है। वहाँ पर मजदूर आंदोलन बहुत हुआ करते थे, तो उनके बारे में जानना, उनसे जुड़ना, फिर युवाओं से जुड़ना। और युवाओं का इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा पास में वहाँ से था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उठना बैठना काफी हमारा रहा है। तो उस समय से हमें धीरे धीरे करके ये किसी तरह से एक्टिविस्ट बनने का, सामाजिक कार्यकर्ता बनने का, कुछ बेहतर करने का सोच हमारे दिमाग में रहा, शुरू से रहा। तो ऐसा सोचते रहे, मगर इसी बीच कई फिलोसोफर को भी पढ़ना हो गया, क्रांतिकारी लोगों को तो पढ़ने के साथ साथ कुछ सभी को पढ़ना चाहिए। सभी, पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं और सबको जो भी विचारधाराएं भी हैं, सभी विचारधाराओं को पढ़ना समझना बेहद जरूरी। किसी विचारधारा के पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए बस यही विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी चीजें हों, जितने भी विचार हैं,
उसमें मनुष्य ने कहीं ना कहीं मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। सोच के स्तर पे आगे चल के कल इनमें कुछ चीजें ऐसी भी संगतियां आ गई हैं कि जो मनुष्य को और ज्यादा मुश्किल में डाल रही है, वो एक अलग मामला है। लेकिन इनमें से अच्छी अच्छी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। उन अच्छाई में तो कुछ फिलोसोफर्स को भी पढ़ना शुरू किया, तब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एक व्यक्ति के रूप में काम करूं या एक संस्था बना के काम करूं, तो मुझे लगा कि मेरी कमजोरी हो सकती है कि मैं व्यक्ति के रूप में ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पाऊंगा। तो एक संस्था का काम करूं, संस्था के रूप में एक संस्था बनाऊं। लेकिन उसी समय जब मैंने वो फिलोसोफर्स को पढ़ा, खासकर जे कृष्णमूर्ति को, तब मुझे उनको पढ़ने में समझ में आया कि दुनिया के अंदर कोई भी संगठन ये बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक। कोई भी संगठन जो होता है उसकी किसी से भी पूछिए, ये संगठन जितने बनाए उनसे जाके पूछिए उनकी बुनियादी शर्त क्या है। उनसे आप तो ओपनली पूछिए कि आपके संगठन से मैं जोड़ रहा हूँ, मुझे धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक से, इसकी बुनियादी शर्त क्या है। तो उनकी बुनियादी शर्त रहेगी कि आपको इस संगठन के अंदर जो भी चीजें हमने नियम शर्तें बनाई उसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में आप अगर थोड़ा सा कठोर होकर नहीं कह सके तो आप ये कह सकते हैं, जो कि सच्चाई है। आप स्वीकार करते हैं नहीं करते मैटर नहीं करता, लेकिन वो सच्चाई है, उसको तो आपको समझना तो पड़ेगा एटलीस्ट, या वहां तक जाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संगठन की बुनियादी शर्त होती है वो मनुष्य को गुलाम। तब मुझे लगा था कि अगर हमने भी कोई संगठन बनाया तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, लोगों को गुलाम बनाएंगे। हमारे संगठन में हमारे नॉर्म्स होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तब अचानक मुझे लगा था नहीं, ऐसा क्यों सोचता, क्या कोई ऐसा संगठन नहीं बन सकता, क्या कोई ऐसे लोग इकट्ठे एक जगह समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते जो स्वतंत्रता में यकीन करते हैं, जो स्वतंत्र विचार लेके आते हैं। तब हमने कदम बोला नहीं ऐसा भी हो सकता। हम इनके मतलब ये जो इन्होंने एक बात एस्टेब्लिश कर दी है कि कोई भी संगठन की बुनियादी शर्त गुलाम बनाना होता है, तो हम ये एस्टेब्लिश करेंगे। हम असंभव सोचेंगे, तो असंभव सोचना कोई बुरी बात तो है नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बड़ा स्पष्ट रखा हमने कि हम असंभव सोचेंगे और एक ऐसे संगठन करेंगे, ऐसे समूह को लोगों को इकट्ठा करेंगे जहाँ लोगों में स्वतंत्र विचार आते हैं, जो स्वतंत्रता में यकीन करते हैं। ऐसे तब फिर कदम आपकी जब जीवनी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो आपके माता जी का एक स्लोगन है बड़ा चत्ता सबको भला कीजो, वो किस प्रकार से है थोड़ा उसका? मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी और मतलब कम उम्र में उनका देहांत भी हो गया। पिताजी से के बाद और भी कम, मैं छोटा था जब हो गया था। तो मेरी माँ आरती करती थी और मैं और भी छोटा था ऑब्वियसली। तो मेरी माँ आरती करती थी, तो आरती के अंदर में वो कहती थी सबका भला करियो बाकी पीछे मोरो करियो। मैं सुना करता था। तो उसी समय बच्चे तो बहुत प्रश्न करते, भले ही उन प्रश्नों का उनको उतना समझ होता है नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे तो नहीं थी उतनी समझ। तो मैंने पूछा, बाई बोलता था मैं माँ को, बोला भाई ये तुम सबका भला करियो तो बोलती हो, उसके पीछे मेरा करियो क्यों बोलती है? जब तुमने सबके भले की बात कर ली तो तुम उसमें समाहित हो गई, सब में तो तुम समाहित हो, मुझे डांट के चुप करा देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि वो सबके भले की तो सोचता है, लेकिन वो अलग से अपने भले के लिए बात करने में यकीन करता है। उसको लगता है कि मेरी ये वाली अर्जी तो कम से कम मंजूर हो जाए, अगर सबके भले की नहीं भी हुई, क्योंकि ये विराट है सबका भला करना। तो अगर कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी कोई शक्ति जिसको जो लोग मानते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक कमजोरी ये मनुष्य में रहती होगी कि यार ये सबका भला वाला तो शायद नहीं हो, तो कम से कम मैं अपनी अर्जी अलग से लगा दूं। तो मैं माँ से ऐसा पूछता था, तो माँ जो होती है डांट के चुप कराने वाली, जो अभी अब तो क्या बदल रहा, लोगों को बच्चों को प्रश्न करने की इजाजत मिल रही है और उनके आंसर भी उनको मिलता है। तो मुझे लगता था कि ये सबका भले के बाद अपना भला करने का, तो जो सीमित और समग्र का मेरे दिमाग में जो सोच आया वो वहीं से आया कि हमको क्या नहीं समझ में आता कि अगर हम समग्र के लिए काम करेंगे तो हमारा सीमित भी उसमें समाहित हो जाएगा।
ये बात हमको बहुत छोटी सी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग करने की जरूरत नहीं है। आपके समाज के जब आप सबके बारे में सोचेंगे तो उसमें आप अलग से क्यों खड़े हो जाते हैं, आपका सीनियर समझ के जाते हैं। निश्चित रूप से सर हम कदम के दर्शन के बारे में तो अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज व्यक्तिगत रूप से आपको जानने की उत्सुकता है दर्शकों को कि आपकी शिक्षा दीक्षा बैकग्राउंड, किस परिवार से आप आते हैं, फिर ये आपका सामाजिक सरोकार कैसे डेवलप हुआ और तब फिर आप कदम तक पहुंचे, फिर हम कदम पे आएंगे। तो मैं थोड़ा सा और व्यक्तिगत दर्शकों की तरफ से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका किस परिवार में जन्म हुआ, फिर शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और फिर ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया। हाँ, मेरे पिता स्वर्गीय तुलसीराम गनौरे जी थे, उस सीओडी में ऑर्डिनेंस डिपो है वहाँ पर, जबलपुर में, वहाँ पर यूबीसी थे। माँ हमारी फुटवासा एक गाँव है डालसी के पास, वहाँ की हमारी माँ थी और वो फिर जबलपुर आ गए, जॉब उनका जबलपुर में लगा। यहाँ पर दादी के साथ हम लोग आए यहाँ पर। मेरी बड़ी बहन पिताजी इसमें थे फैक्ट्री में, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो होता, सीओडी होता, सीओडी है फैक्ट्री अलग, डिफेंस फैक्ट्रीज अलग, उसमें यूबीसी थे। और पिताजी काफी पढ़े लिखे थे, माँ कम पढ़ी लिखी थी। तो पिताजी काफी पढ़े लिखे, मतलब उस समय डबल MA या BA करना भी अंग्रेजी का वो सब माना जाता। तो ऐसा था, अच्छा वाला चलता था, हमारी परवरिश अच्छे से हुई, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही थी। जबलपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध स्कूल में मैंने 5वीं के बाद में मेरा वहाँ पर एडमिशन जो था, मॉडल हाई स्कूल काफी प्रसिद्ध था हमारा उस समय, अभी भी काफी उसमें। तो वहाँ कम लोग, पुरानी हमारा भी था, वहाँ से कम लोग आया जाया करते थे। आप यकीन करेंगे, मॉडल के बारे में जरूर जरा एक आध मिनट के लिए बताऊंगा कि हमारे उस समय बस 1 या 2 बसेस चलती थी, लेकिन अगर लोगों को पता चल जाता था और सामान्य तौर पर पता रहता था कि ये बच्चा मॉडल हाई में पढ़ता है, तो हमको सीट दी जाती थी। इतना हम लोगों का मतलब मॉडल स्कूल की इतनी प्रतिष्ठा थी। हम लोग दारू करते हैं इस बात को, और करना भी चाहिए। तो अच्छा वाला चल रहा था। मेरे पिताजी को अटैक वगैरह आया 9th में, मैं जब था उसी समय। 8th के बाद 8th में हमारे अच्छे मार्क्स आते थे, तो मेरिट के लगभग मार्क्स रहते थे, तो हम लोगों को मैथ्स मिल जाता था सीधा, जो जिनके मार्क्स अच्छे रहते थे मैथ्स मिल जाता। लेकिन पिताजी चूंकि बीमार हो चुके थे और उनको 1-2 बार अटैक आ भी चुका था, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने एक पत्र लिखा था हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को, वो पत्र अभी मेरे पास सुरक्षित है, उनकी राइटिंग का, और उसमें लिखा था उन्होंने कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो उसको आपने मैथ्स दे दिया। मैथ्स हमारे यहाँ समझ जो लोग काफी अच्छे मार्क्स लाते सीधे सीधे मैथ्स, तो उसको आप बायोलॉजी करके दीजिएगा, ऐसा करके बायोलॉजी सब्जेक्ट दीजिएगा। तो फिर मैंने बायोलॉजी ले ली। जैसे हम 9th में पहुंचे थे तो फादर की डेथ हो गई जब मैं 9th में था। तो हमारे फादर के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया, मतलब उस समय पूरा हमारे फादर मतलब थोड़ा ऐसा दिखावा भी और अपने आप से ऐसा समझते थे। लेकिन तो डॉक्टर्स को घर बुलाना,